नमस्कार, गुड इवनिंग। बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं खबरों का महाबुलेटिन न्यूज डिकोड, जहां आपको मिलती है खबर A to Z। तो आज की बड़ी खबरें और उसके पीछे की असल खबर जानने के लिए देखते हैं आज का न्यूज डिकोड। आज हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं भारत के लिए एक ऐसी खबर के साथ, अपने देश के लिए ऐसी खबर के साथ जो हम सब की चिंता का विषय दशकों से है। आजादी के बाद देश की सबसे बड़ी समस्याओं की लिस्ट बनाएंगे तो उसमें सबसे ऊपर आपको दिखेगा आबादी, और आज की पहली खबर इसी से जुड़ी हुई है। आज की तारीख में हमने चीन को, जो दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला मुल्क था, उसको पछाड़ दिया। आप सोचेंगे सैन्य शक्ति में तो ऐसा हो नहीं सकता, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अभी तक वो पल नहीं आया, लेकिन आबादी के मामले में अब हम चीन से भी आगे निकल गए हैं। सबसे पहले इस पर एक रिपोर्ट देखिए। 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, पूरे 142 करोड़। जी हां, ठीक सुना आपने, 142 करोड़। यह आंकड़ा सुनने में बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन आबादी के लिहाज से हम इस आंकड़े को पार कर चुके हैं। भारत दुनिया में अब सर्वाधिक आबादी वाला देश बन चुका है। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड यानी UNPFA की रिपोर्ट में सामने आया कि भारत ने अब चीन के मुकाबले करीब 30 लाख ज्यादा आबादी हासिल कर ली। आंकड़ों के मुताबिक भारत की जनसंख्या 142 करोड़ 86 लाख है, जबकि चीन की जनसंख्या 142 करोड़ 57 लाख है। बता दें आपको, साल की शुरुआत में ही ग्लोबल एक्सपर्ट्स ने अनुमान लगाया था कि 2023 में भारत सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। UNFPA ने नए आंकड़ों के आधार पर इस पर मोहर भी लगा दी। UN की रिपोर्ट के मुताबिक बीते एक साल में भारत की जनसंख्या 1.56% बढ़ी है। तो जाहिर है कि इस खबर को देखने के बाद में लगातार चिंताएं बढ़ सकती हैं, बढ़ना भी चाहिए। लेकिन इस खबर में जो एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जनसंख्या विस्फोट, तो सवाल यहां यह है कि दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बनने के नुकसान तो हमको कई बार बताए गए, गिनाए गए, सही भी हैं, लेकिन क्या इसका कोई लाभ भी है? इसको लेकर अक्सर हमने बहस छिड़ते हुए देखा है कि कितने नुकसान है, लेकिन क्या इसका कोई लाभ भी है? इसके हर पहलू को आज डिकोड करेंगे। पहली बात यह है कि यह बात कतई किसी भी देश के लिए सुखद या खुशी की आज की तारीख में नहीं हो सकती कि वो दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। भारत के लिए भी यह खबर सुखद नहीं कही जाएगी, ये चिंता की ही बात है, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी के लिए देश की सरकार को संसाधनों का, खाद्यान्न का, आवास का, पेयजल का, स्वास्थ्य का, शिक्षा का, इन सब का इंतजाम करना होता है, जो कि उनका दायित्व है। और हर बार सरकारें इसके लिए वायदे करती हैं, पर हर बार वायदे सीमित पड़ जाते हैं, वजह आबादी उससे और बढ़ गई। हालांकि सरकार परिवार नियोजन के अभियान पर आज़ादी के बाद से ही काम कर रही है। परिवार नियोजन के सैकड़ों अभियान आपको हमको याद हैं, लेकिन ये अभियान पूरी तरह से कारगर तो नहीं है। अगर होते तो आज हम इस पायदान पर नहीं होते। लोग चीन का उदाहरण अक्सर देते हैं कि आप देखें वहां ऐसे कंट्रोल किया, लेकिन ये बात भी समझनी पड़ेगी कि चीन लोकतांत्रिक देश नहीं है। वहां जोर जबरदस्ती और सीधे तौर पर एक तरफा आदेश काम कर सकते हैं, लेकिन भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ नागरिकों का अधिकार है और यहाँ आप कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते। एक पक्ष ये भी है कि जापान, जो टेक्नोलॉजी के मामले में सारी दुनिया में जाना माना नाम और देश है, वहां आज एक बूढ़े देश की संज्ञा दी जाती है। चीन को अपनी वन चाइल्ड नीति को भी खत्म करना पड़ा, क्योंकि उनके पास भी स्किल्ड लोगों की भारी कमी हो गई। लेकिन आज की तारीख में इतनी बड़ी आबादी के साथ भी हमारा देश भारत एक युवा देश है और एक स्किल्ड देश की तरफ बड़ी आसानी से अपने आप को मोल्ड कर सकता है। और ये जो युवा है, ये अभी तक हमारे देश की ताकत है। आवश्यकता इस बात की है कि दुनिया को हम बड़े ही काबिल डॉक्टर, इंजीनियर, नर्सेज और तरह तरह के कामगार आपूर्ति कर पाएं, यानी लेबर का या श्रम का जो बाजार है, इसमें हम आज भी लीड कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी को सीख करके अपने यहाँ बहुत सारी चीज़ों का एक अच्छा शीर्ष खड़ा कर सकते हैं। लेकिन ये सब तो हम वर्षों से करने का सपना भी देख रहे हैं और प्रयास भी। इन सब के बीच में आबादी को कंट्रोल करना, उसके लिए कुछ
सेल्फ प्रयास करने पड़ेंगे और इन प्रयासों की तरफ देश का ध्यान जाना बहुत जरूरी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल शुरू हो चुका है और ये वक्त के साथ तेज होगा, ये तय है। इलेक्शन से पहले कुछ नेता पार्टी के पाले बदल रहे हैं। इसी पर एक रिपोर्ट देखें। सीएम शिवराज और वीडी शर्मा के हाथों अंग वस्त्र स्वीकार करते ये हैं पूर्व विधायक रामदयाल प्रभाकर, जिन्होंने अब बीजेपी में वापसी कर ली है। खुद मुख्यमंत्री ने उनको पार्टी की सदस्यता दिलाई। 2 बार विधायक रह चुके रामदयाल प्रभाकर ने 2020 में अनदेखी से नाराज होकर पार्टी छोड़ी थी, लेकिन अब चुनाव की नजदीकी के चलते उन्होंने घर वापसी की है। हालांकि वे कहते हैं कि उन्होंने बिना किसी शर्त के बीजेपी ज्वाइन किए। अपने परिवार में आ गए, पार्टी का काम करना पूरी निष्ठा के साथ, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय शिवराज सिंह जी चौहान और संगठन उनके निर्देश में पूरी ताकत से काम करना। नहीं, शर्त तो कोई सवाल ही नहीं। शर्त 18 में निर्दलीय लड़ गए, न भाजपा में शर्त चलती है भैया। रामदयाल प्रभाकर सेवड़ा सीट से 1993 और 2003 में विधायक रह चुके हैं। जुलाई 2020 में रामदयाल ने बीजेपी से अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। तो 2 बार के विधायक एक बार फिर से अपनी पुरानी पार्टी में लौटे हैं। इसके पीछे की पॉलिटिक्स को जरा डिकोड कर लें। वैसे इतनी कठिन भी नहीं है। जैसे हम आज पहले की तरह आपको एक बार फिर याद दिलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने एक मिशन में जुटी हुई है और इस मिशन का नाम है मान मनोबल। भारतीय जनता पार्टी को अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए मध्य प्रदेश में पिछले चुनाव के वक्त से नाराज नेताओं को मनाने का क्रम करना पड़ रहा है। बीजेपी को इस चुनाव में ये बात काफी परेशान कर रही है, बड़े नेताओं को भी, कि उनके कई सारे नेता कार्यकर्ता छिटके हुए हैं, कहीं कहीं किन्हीं वजहों से नाराज हैं। अपने पुराने साथियों के गिले शिकवे को दूर करने का ये मौका है। दूसरी बात, पूर्व विधायक ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा ही इसलिए था क्योंकि उनको वहां सम्मान नहीं मिलने की शिकायत थी। इस बार वो पूरी ठसक के साथ वापस लौटते दिखें तो कोई माने या ना माने, लेकिन कुछ शर्तें जाहिर तौर पर मानी गई हैं या कोई बातें आश्वासन के तौर पर कही गई हैं। कुछ शर्तों में टिकट सबसे अहम हो सकता है। अगर प्रभाकर को बीजेपी टिकट देती है तो इसमें किसी को कोई हैरत आगे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पार्टी खुलकर कहती है कि उसका लक्ष्य चुनाव जीतना है। अंतिम बात, दल बदलने वाले नेताओं को देखकर ये बात तो स्पष्ट है कि पार्टी और विचारधारा का राग अब काफी पुराना हो गया। निजी हित, चुनाव में टिकट और आगे जन सेवा को करके आप अपने लिए या अपने परिवार के लोगों के लिए टिकट की मांग करते हैं, ये बात अब किसी से छिपी नहीं। आगे बढ़ते, मंगलवार को बीजापुर में कांग्रेस विधायक के काफिले पर नक्सलियों ने अटैक किया था, जिस पर बुधवार को रिएक्शंस का एक आंधी सी चली है। दोनों पक्षों ने कुछ रिएक्शन दिए और सवाल उठाए, देखें जरा। ये वही कार है जो नक्सलियों की गोलियों का निशाना बनी थी। ये कार कांग्रेस विधायक मंडावी के काफिले में शामिल थी। पूर्व मंत्री और भाजपा नेता महेश गागड़ा ने इस पूरे हमले को विक्रम मंडावी का प्रोपेगेंडा बताया। उन्होंने कहा कि विधायक हीरो बनने के लिए हमले की चाल चल रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाते हुए पूछा कि जिस जगह जिला पंचायत सदस्य की गाड़ी में गोली लगी, उसी जगह पर वाहन खड़ा कर आखिर कैसे टायर बदला जा सकता है। इसी तरह बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने तंज कसा, कहा कि इस मामले में जांच होनी चाहिए। नक्सलवाद के मामले में सरकार झूठ बोलती है और सरकार की पोल खुल गई है। जिस प्रकार से कल की घटना की जो जानकारी मिली है, वास्तविकता क्या है, कैसे हुआ है, ये सरकार जांच कराए। स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री जी इस विषय पर, नक्सलवाद के मामले पर लगातार झूठ बोलते रहे हैं। ये स्पष्ट हो गया, सरकार की पोल खुल गई कि बस्तर के क्या हालात हैं। वैसे अक्सर इस तरह के संवेदनशील मामलों में नेताओं से कम सियासी बोल की उम्मीद नहीं की जाती, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। तो इस विषय पर हमने कल भी खबर दिखाई थी और आज हमने इस पर डिबेट भी की, आपने जरूर देखी होगी। नक्सल हमले पर राजनीति होनी नहीं चाहिए, पर हर बार होती है, ये बात किसी से छिपी नहीं। आज इसके पीछे की पॉलिटिक्स को जरा छोड़ देते हैं, साइड करते हैं, बल्कि आज नक्सलियों के टॉप टारगेट्स जो अभी तक सामने आए हैं, इस पर एक नजर डालते हैं, उसको डिकोड करते हैं। पिछले चुनाव से शुरू करें। 2018 में पालनार में नंदलाल मुडामी पर माओवादियों ने हमला किया था। सौभाग्य से वो तब बच गए थे। दंतेवाड़ा के भाजपा जिलाध्यक्ष चैतराम अटामी भी नक्सलियों के टारगेट पर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स और उन पर हुए हमले इस बात की गवाह हैं। करीब 5-6 साल पहले नक्सली चैतराम अटामी को मारने उनके गृह ग्राम कासौली तक गए थे, हमला भी किया था।
हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और वे बच गए, नक्सली मौके से भाग गए। दंतेवाड़ा के कांग्रेस नेता राजकुमार तामो नक्सलियों के टारगेट पर दिखे हैं। कुछ साल पहले नक्सलियों ने राजकुमार तामो के कुम्हार रास के घर पर अटैक किया था। हालांकि इस हमले में राजकुमार भी बाल बाल बचे। अंतिम बात ये कि चुनावी साल है, बस्तर के नेता वहां अपने इलाके में जाएंगे, लेकिन एक बार फिर वहां नक्सली भी अपनी धमक दिखाना चाहेंगे और एक तेंदुपत्ता का सीजन भी बड़ी वजह है। पिछले 3 महीनों में बस्तर के अलग अलग जिलों में नक्सलियों ने भाजपा के नेताओं की टारगेट किलिंग की, ऐसा बीजेपी का आरोप है। ये सभी जमीनी स्तर के नेता बताए जाते हैं। बीजेपी कहती है कि उनको उस इलाके में प्रवेश से वो रोकना चाहते हैं, जबकि पिछले 10 सालों में 35 से ज्यादा कांग्रेस और बीजेपी नेताओं की हत्या माओवादियों ने की है। ये एक फैक्ट के तौर पर सामने। चलिए, एक बात पूरी तरह स्पष्ट है कि बीजेपी हो या कांग्रेस, नक्सलियों के टारगेट पर कुछ लोग रहे हैं। इसकी अलग अलग वजहें सामने आ चुकी हैं। ऐसे में इस तरह के हमले या हमलों के चेतावनी किसी को भी कतई हल्के में नहीं लेना चाहिए। मध्य प्रदेश में अवैध रूप से संचालित उन मदरसों और संस्थानों का रिव्यू अब होगा जहां कट्टरता का पाठ पढ़ाया जाता है। कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इसके खुले निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर रखने के लिए कहा है। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री के तेवर सख्त हो गए। भोपाल में उन्होंने समीक्षा बैठक की, जिसमें गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और डीजीपी सुधीर सक्सेना मौजूद रहे। सभी जिलों के एसपी, डीआईजी और आईजी भी वर्चुअली जुड़े। इस दौरान सीएम ने सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें और कमेंट डालने वालों की पहचान कर जरूरी एक्शन लेने को कहा। साथ ही कट्टरता का पाठ पढ़ा रहे अवैध मदरसों और संस्थानों के रिव्यू के निर्देश दिए। हर किसी का रिव्यू होना चाहिए और हुआ है, तो मदरसे का क्यों नहीं होना चाहिए? तो ये सरकार ने एक अच्छा निर्णय, वो सबके हित में है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नक्सलियों के खिलाफ बालाघाट पुलिस और हॉक फोर्स के एक्शन की तारीफ की। वहीं बुरहानपुर में अतिक्रमण हटाने पर पुलिस प्रशासन को बधाई भी दी। बालाघाट में जो नक्सल में हमें सफलता मिली, उसके लिए आज उसकी तारीफ की गई हॉक फोर्स की और मध्य प्रदेश पुलिस की। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को कहा कि अहाते बंद होने के बाद कहीं और से लाकर शराब न बिके, इस पर भी कड़ी नजर रखी जाए। यानी मुख्यमंत्री शिवराज के मदरसों को लेकर बेहद तल्ख तेवर दिखे हैं और आगे इस पर सख्त एक्शन भी हो सकता है। सवाल उठता है, इसकी कितनी आवश्यकता आज के दौर में है? जरा डिकोड करें इसे। पहली बात जो समझनी पड़ेगी वो ये कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनी रहे, सरकार की ये पहली जिम्मेदारी है। अगर सीएम शिवराज ने मदरसों को अपने रडार पर लिया है तो इसके पीछे जरूर कुछ ठोस वजह होंगी। वैसे मदरसों में वहां भी शिक्षा के केंद्र के तौर पर अब तक पहचान है, उन पर बिना किसी आधार के तोहमत नहीं लगाई जा सकती। लेकिन मदरसा संचालकों को भी ये समझना पड़ेगा कि उनका मदरसा किसी भी ऐसी गतिविधि का अड्डा तो नहीं बन रहा जो देश के हित के खिलाफ काम करता हो। मदरसों का अवैध रूप से संचालन, किसी भी संस्था का अवैध रूप से संचालन होना भी नहीं चाहिए। कुल मिलाकर ये एक संवेदनशील मसला है। इस कदम को राजनीति से अलग हटकर देखा भी जाना चाहिए और डील भी किया जाना चाहिए। अगली खबर रायपुर से, जहां कांग्रेस विधायकों के परफॉर्मेंस सर्वे चल रहे हैं और यह बात पीसीसी चीफ ने खुद कही है कि टिकट का फैसला इसी तरह के सर्वे करते हैं। छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं और कांग्रेस बीजेपी में टिकट को लेकर अभी से सुगबुगाहट शुरू हो गई। बात कांग्रेस की करें, जहां विधायकों के परफॉर्मेंस सर्वे का दौर शुरू हो चुका है। इस बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम का बयान आया। उन्होंने कहा कि वो तो चाहते हैं कि प्रदेश के सभी सिटिंग 71 विधायकों को टिकट मिल जाए, लेकिन इसका फैसला आलाकमान करते हैं। साथ ही मरकाम ने कहा कि टिकट देने का काम आलाकमान का है। टिकट वितरण के पहले हाईकमान सर्वे कराता है, उसी आधार पर तय होता है कि किनको टिकट मिलेगा और किसको नहीं। अंतिम सर्वे हाईकमान करता है। जब टिकट फाइनल होता है उससे पहले हाईकमान सर्वे कराता है। हम तो चाहते हैं कि हमारे 71 जो विधायक हैं, 71 विधायक चुनाव लड़े, मगर ये जो टिकट देने का अधिकार हाईकमान को है। हाईकमान मापदंड तय करेगी किसको टिकट देना है, नहीं देना है। लगे हाथ मोहन मरकाम ने बीजेपी नेताओं पर भी हमला बोला। मरकाम ने कहा कि बिरनपुर में जो कुछ हुआ वो सोची समझी साजिश थी। भाजपा ने राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की है, जिसका नुकसान उसे चुनाव में झेलना पड़ेगा।
चलिए, वैसे कोई नई बात नहीं की पीसीसी चीफ ने, और इस पर हमला बोलना या इस पर जुबानी जंग का छिड़ जाना ये भी नई बात नहीं है। लेकिन अभी तो ऐसे कई सर्वे होंगे और इन सर्वे के आधार पर राजनीति भी काफ़ी कुछ होगी, तब इसे ज़रूर डिटेल में हम डिकोड करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अपना और परिवार का अच्छे से ख्याल रखें। नमस्कार, शुभ रात्रि।